हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिविल प्रोसीजर कोड मतलब सीपीसी के बारे में बताऊंगी। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीपीसी के ऑर्डर्स को सिंपल तरीके से कैसे लर्न किया जा सकता है, इसका ट्रिक भी बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिविल कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग आगे कैसे बढ़ती है, इसके बारे में सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड बताता है। इसमें 51 ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर्स सिंपली बताते हैं कि कोई भी केस कोर्ट में आगे कैसे बढ़ेगा। तो अब हम एक एक करके ऑर्डर्स और प्रोसीजर को समझेंगे। सीपीसी को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अब हर केस में दो पार्टीज़ होती है। मान लीजिए आप एक पार्टी हो जिसे किसी प्रॉब्लम की वजह से कोर्ट में जाना पड़ा, तो आप क्या बन जाओगे? प्लेंटिफ। और जिसके खिलाफ आप कोर्ट में गए हो वो बन जाएगा डिफेंडेंट। यहीं से स्टार्टिंग होती है एक सिविल केस की। और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट मिलके बनते हैं पार्टीज टू द सूट, विच इज़ ऑर्डर 1। आप सिविल कोर्ट में क्या लेके जाओगे? सूट लेकर। तो यहाँ हम आ गए फ्रेमिंग ऑफ द सूट में, विच इज़ ऑर्डर 2। तो सूट का बेसिक मतलब होता है जब कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ कोर्ट में जाकर लीगल एक्शंस ले। अब अगर आपको कोर्ट प्रोसीजर निपटाना है तो क्या आप वो अकेले ख़त्म कर लोगे? नहीं, आपको कोई ना कोई तो चाहिए होगा जो आपके बिहाफ में केस लड़ सके। तो यहाँ ज़रूरत पड़ती है प्लीडर्स या फिर वकील की, विच इज़ ऑर्डर 3। आपने अपना लॉयर हायर कर लिया। अब ये जो लॉयर है ये आखिर करेगा क्या? आपको क्या तकलीफ़ हुई है? आपको कोर्ट में जाना पड़ा, आपको कोर्ट से चाहिए क्या? ये सब आपको अपने लॉयर को तो बताते ही हो, लेकिन कोर्ट को कैसे पता चलेगा? कोर्ट को पता चलेगा प्लेंट की मदद से। अब ये जो प्लेंट है ये आप खुद से लिखकर कुछ भी सबमिट तो नहीं कर सकते, तो आपका लॉयर आपके लिए प्लेंट बनाकर कोर्ट में सबमिट करेगा और सूट को इंस्टीट्यूट करेगा, विच इज़ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, ऑर्डर 4। अब सूट इंस्टीट्यूशन के बाद प्लेंटिफ का काम होता है ख़त्म, लेकिन अपोजिट पार्टी मतलब डिफेंडेंट को तो पता ही नहीं है कि उसके खिलाफ़ कोई सूट भी फाइल हुआ है। तो अब बारी आएगी समन्स की। कोर्ट उस डिफेंडेंट को समन्स भेजेगा, विच इज़ ऑर्डर 5, इशू एंड सर्विस ऑफ द समन्स। अब डिफेंडेंट को भी पता चल गया कि समन्स से कि उसके खिलाफ़ कोई कोर्ट में केस फाइल हुआ है। तो अब प्लेंटिफ ने अपना प्लेंट तो कोर्ट में जमा कर दिया, लेकिन इसके बदले में डिफेंडेंट को भी तो कुछ रिप्लाई देना पड़ेगा, जिसे हम रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं। अब अगर दोनों पार्टीज़ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट पूरी कहानी लिखकर कोर्ट में सबमिट करते हैं तो इससे कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम बनाते हैं प्लीडिंग्स, विच इज़ ऑर्डर 6। तो प्लीडिंग्स में सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट्स ही दिए जाते हैं और ये इंक्लूड करता है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को। पहले स्टेटमेंट सबमिट किया जाएगा प्लीडिंग्स, तो द विच इज़ ऑफ प्लेंटिफ मीन्स प्लेंट, और फिर सबमिट किया जाएगा प्लीडिंग्स ऑफ द डिफेंडेंट विच इज़ रिटन स्टेटमेंट, ऑर्डर 7 एंड 8। अब ये सारा लिखना पढ़ने का काम हो गया ख़त्म, जिससे प्लेंट और WS आप अपने लॉयर्स की हेल्प से कोर्ट में सबमिट करते हैं। तो कोर्ट ने जो समन्स डिफेंडेंट को भेजा था, तो अब वो बोलेगा कि आप नेक्स्ट डेट पे खुद आओ और अपना पॉइंट बताओ, विच मीन्स अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस, ऑर्डर 9। तो अपीयर होने के बाद कोर्ट का पहला क्वेश्चन पार्टी से होगा कि जो एलिगेशंस आप दोनों ने पार्टीज़ ने प्लेंट और WS में एक दूसरे के अगेंस्ट लगाए हैं, क्या आप उसे एडमिट करते हो या डिनाई? तो ये बना एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज़ बाय द कोर्ट, ऑर्डर 10। अब एग्जामिनेशन कंटिन्यूस में बारी आती है ऑर्डर 11, 12 एंड 13 की। इसमें कोर्ट ऑलरेडी प्लेंट और WS की हेल्प से पार्टीज़ को तो सुन चुका होता है, लेकिन कोर्ट को इशू भी फ्रेम करने होते हैं और केस को अच्छे से समझना भी होता है। तो क्या सिर्फ पार्टीज़ को सुनना काफ़ी होता है? कोर्ट को फर्दर इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स भी लगेंगे इसमें, जिसके लिए वो डिफेंडेंट से क्वेश्चन करेगा और इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, विच इज़ ऑर्डर 11, 12 एंड 13, विच मीन्स डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन और दूसरी चीज़ों से डील करता है। अब पार्टीज़ को एग्ज़ामिन करने के बाद और इन तीनों ऑर्डर्स के बाद फर्दर इंफॉर्मेशन ढूंढने के बाद कोर्ट को केस की काफ़ी इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल चुकी होती है, तो अब कोर्ट को इशूज़ फ्रेम करेगा। इशू वो क्वेश्चंस और फैक्ट्स होते हैं जिसे एक पार्टी एग्री करती है और दूसरी डिनाई।
फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ दिए गए हैं ऑर्डर 15 एंड 14 में। अब कोर्ट ने पार्टीज़ को एग्जामिन कर लिया, फर्दर फैक्ट्स ढूंढ लिए, इश्यूज़ भी फ्रेम कर लिए। अब बचा कौन? विटनेस। तो अब बारी आएगी विटनेस की। कोर्ट जैसे डिफेंडेंट को बुलाने के लिए समन भेजता है, वैसे ही विटनेस को बुलाने के लिए समन्स भेजेगा, विच इज़ ऑर्डर 16, समन्स एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। विटनेस के आने के बाद कोर्ट का पूरा ध्यान होगा हियरिंग पर। तो कोर्ट में हियरिंग की जो डेट होती है, अगर कोई पार्टी किसी डेट पे नहीं आती है तो वो डेट को आगे भी बढ़ा देता है। तो अब हम आ गए ऑर्डर 17, 18 एंड 19 पे। ये ऑर्डर्स हियरिंग से रिलेटेड हैं। तो इतने लंबे प्रोसीजर के बाद अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट या विटनेस कोर्ट की प्रोसीजिंग में नहीं आ पाए तो कोर्ट उस दिन की हियरिंग को एडजर्न कर देगा, मींस ऑर्डर 17 एडजर्नमेंट। अब कोर्ट जो भी डेट की हियरिंग फाइनल करेगा उस डेट पे पार्टीज़ को आना ज़रूरी होता है, मींस ऑर्डर 18 विटनेस को भी समन्स भेजे गए हैं तो विटनेस को भी उस दिन आना पड़ेगा। तो ऑर्डर 18 हो गया हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। अब हर हियरिंग में हो रहे एग्जामिनेशन या फिर फैक्ट्स को प्रूफ करने के लिए पार्टीज़ को कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल कर सकती है, विच मीन्स ऑर्डर 19 विच इज़ एफिडेविट। तो पूरा हियरिंग प्रोसीजर हो जाने के बाद फाइनली कोर्ट में बारी आती है जजमेंट की, मीन्स ऑर्डर 20 विच इज़ जजमेंट एंड डिक्री। डिक्री पार्टीज़ के राइट्स बताते हैं और जजमेंट एक स्टेटमेंट होता है जो डिक्री के बेसिस पे जज बनाता है। एंड ऑर्डर 21 इसी डिक्री या ऑर्डर की एग्जीक्यूशन की बात करता है। तो इस एग्जांपल की हेल्प से सीपीसी के 21 ऑर्डर्स को पढ़ना कितना सिंपल हो गया। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में सीपीसी के बाकी प्रोसीजर और बाकी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगी। अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है तो कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।